नमस्कार एवरीवन। मैं सर डॉक्टर आयुष। आज हम वापस से अपना फाइनल वीडियो के शुरू कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के लेके। जैसा कि आज 12 तारीख है और हमारे डिप्टी जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस तीनों सेनाओं मतलब एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी के ब्रीफिंग दी गई। तो हमारे को कई सारी चीज़ें पता चली उस ब्रीफिंग से, और उसके अलावा भी हम कई नई चीज़ें निकल कर आई हैं जो कि प्रोमिनेंट सोर्सेज से क्लियरिफाइड हैं। तो शुरू करते हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर से जो 4 चीज़ें हमें सबसे पहले पता चली कि इंडिया सिर्फ मिलिट्री फोर्स, पहला है कि इंडिया सिर्फ मिलिट्री फोर्स के द्वारा नहीं लड़ा है, उसने प्रॉपर डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक फ्रंट यूज़ किया है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को उसके घुटनों पे लाने के लिए। डिप्लोमेसी में हमने उनको एक धरे पे खड़ा कर दिया है लास्ट, कि जहाँ पे उनके साथ प्रोमिनेंटली कोई भी नहीं है। टर्की ने उनको आर्म सप्लाई करे, अज़रबैजान ने उनको सपोर्ट दिखाया है, और चाइना ने। तो अब हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम टर्की और अज़रबैजान से दूरियां बनाएं। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे उनका टूरिज़्म वगैरह यहाँ प्रमोट करने का, उनको अपनी तरफ से दूर रखा जाए। दूसरी बात इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस के फ्रंट पे उनके बेसिस कहाँ हैं, उनके मिलिट्री ठिकानों के पास क्या सक्षम है क्या नहीं है, कहाँ उनका कमज़ोर लूप्स हैं। उसके अलावा जो उनके टेररिस्ट कैंप्स हैं वो कहाँ पर हैं, कि इनकी हमें प्रॉपर एक्यूरेट जानकारी थी, जिसका हमने एयर स्ट्राइक्स के दौरान प्रॉपर यूज़ किया। मिलिट्रीली बात करी जाए तो हमने स्विफ्ट एक्शन लेते हुए उनके एयरपोर्ट्स, एयरफील्ड्स, उनके क्या कहते हैं जो स्टोरेज होती है एमुनेशंस की, उस पर अटैक किया, रेडार साइट्स पे अटैक किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी 2 न्यूक्लियर साइट्स पर भी अटैक किया है। ये प्रोमिनेंट सोर्सेज से खबर निकल के आई है कि हमने उनके 2, तो किराना हिल्स करके जगह है वहाँ पर, और दूसरी जो साइट है उसका मेरे को प्रॉपर नाम नहीं अभी है, तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन प्रॉपर 2 साइट्स पे अटैक हुआ है। तो मैं आगे जाके ये क्लियर करूँगा कि ये कैसे साबित हुआ है कि हमने उन पर अटैक किया है। ठीक है। थर्ड, हमने जो सबसे अच्छी बात पता चली है इस पूरे प्रकरण में, कि इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम इज़ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम करंटली एनीवन हैज़ इन द वर्ल्ड। क्योंकि जो अभी चल रहा था कि स्वॉर्म अटैक करते हैं, उससे एयर डिफेंसेस को एग्जॉस्ट करते हैं और उसके पीछे से भी सेकंड वेव ऑफ अटैक करा जाता है। जब उन्होंने स्वॉर्म अटैक्स करे ड्रोन के द्वारा, तो उसको हमने सक्सेसफुली हैंडल किया, और हैंडल करते में सबसे बड़ी बात ये निकल के आई कि जो हमारी पुरानी लेगेसी गन्स हैं, जैसे कि T-70 गन है और PFZ गन्स हैं, शिकला गन्स हैं, ये सारी गन्स हमने यूज़ करी, जो कि अभी हमने अपग्रेड करी थी, और उनका अबेंडेंट आर्सनल था हमारे पास विद प्रॉपर एम्यूनेशंस इन स्टोरेज, और जो कि उसका एम्यूनेशन हम इंडिया में ही बनाते हैं। ये गन AI ड्रिवन है, हमारे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है, अपने टारगेट को प्रिसाइजली एंगेज करके टर्मिनेट करती हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव वे से टर्मिनेट करती हैं। जो ड्रोन्स हम टारगेट करें और उनको ख़त्म किया है, उसको ख़त्म करने में हमारा जो कॉस्ट आया उस ड्रोन की कॉस्ट से कम है। लेकिन बाकी देशों में ड्रोन को एंगेज और टर्मिनेट करने के लिए मिसाइल्स यूज़ होती हैं, और उससे उनका जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट है वो बढ़ता है। इस मामले में हमारी तारीफ होनी चाहिए कि हमने अपना एक्सपेंडिचर कॉस्ट भी कम रखा, उनका ड्रोन स्ट्राइक्स को नेस्तनाबूद किया, और कोई भी दिक्कत नहीं आई। इस सब चीज़ों को करते हुए एक भी पेनिट्रेशन नहीं हो पाई उनके द्वारा सक्सेसफुली। इसके अलावा बात करी जाए एयर स्ट्राइक्स की, तो हमने प्रिसाइज एयर स्ट्राइक्स करी, और उनकी तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स होनी थी उसको हमारे S-400 सिस्टम और आकाश 1 एंड आकाश 2 सिस्टम्स ने अच्छे से डील किया है। उनके कई सारे क्राफ्ट्स डाउन हुए हैं, इसके पर काफ़ी अच्छे सबूत मिले हैं। तो एटलीस्ट 2 JF-17 थंडर, एक F-16 और उनका एक AWACS डाउन होने की खबर है। उसके अलावा जो डैमेज है वो हमारी जो आज की ब्रीफिंग आएगी आर्मी द्वारा,
और जो बाकी सोर्सेज है उससे आपको खबर मिल ही जाएगी कि प्रॉपर उनका हमने कितने डैमेज किया है। इसके अलावा बात करी जाए कि मॉनेटरी लेवल पे उनका क्या हाल है, तो उनका रुपए की वैल्यू आपको निरंतर गिरती हुई दिख रही है। हमारी मार्केट पे थोड़ा बहुत असर आया, लेकिन हमारी मार्केट आज फिर से बहुत ही अच्छे रेट पे बढ़ रही है। तो हमारी शेयर मार्केट पे जो असर आना चाहिए था वो नहीं आया। तो इकोनॉमिक वाइज भी हम इस पूरे परिकरण में उभर कर आए हैं। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम्स और हमारे जो वाकिया फोर्स के द्वारा यूज़ करी गई लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, उसने ये साबित किया है कि आगे चल के भारत वैश्विक स्तर पर आर्म्स के मामले में एक अच्छी सुपर पावर और एक अच्छा अपने आप को एज ग्रेट पावर इस्टेब्लिश कर रहा है, जिससे कि हमारे आने वाले टाइम पर जो हम एक्सपोर्ट्स करेंगे डिफेंस सेक्टर में, उनका जो परसेंटेज है ग्लोबली वो एटलीस्ट 3 टाइम्स होने वाला है। क्योंकि इन सिस्टम्स ने प्रूव किया है कि ये यूएस मेड जो सिस्टम्स हैं प्लस जो चाइनीज़ मेड सिस्टम्स हैं, उन दोनों को बखूबी काउंटर कर सकते हैं और उनके जहाज़ों पर भी प्रॉपरली लॉकडाउन करके उनको क्षति पहुंचा सकते हैं। अब जो लास्ट चीज़ जो हमने बात करी थी, जो आपको बताया कि हमने इनके एटलीस्ट 2 ठिकानों पर जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उस पर अटैक किया है। एक तो किराना हिल्स करके जगह पता चली है और दूसरी वाली जगह का मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हमने उनके कौन कौन से मेन एयर बेसिस और रडार साइट्स पर अटैक किया है। तो सबसे पहले शुरू करते तो नूर खां एयर बेस, जो कि इनके एक्स एयर मार्शल हैं नूर खां, उनके नाम पर रखा गया है। छलवा मुरीद, सियालकोट, चुनियन, रफ़ीकी, रहीम यार खान एयरबेस, सुक्कूर एयरबेस और मसरूर रेडार साइट्स, हमने इन सभी जगहों पर अटैक किया है। इसके अलावा स्कार्दू एयरबेस पर भी हमने अटैक किया है। अब जो सुक्रूर एयरबेस पे हमने जो अटैक किया है उसके पास में ही साइट पड़ती है शायद किराना हिल्स। अब ये कैसे पता चलता है कि आपने जो अटैक किया वो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे था? तो बेसिकली इनकी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अंडरग्राउंड हैं और उस पर जब हम अटैक करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है आपको समझने के लिए, जो न्यूक्लियर वेपन है उसको आप हमेशा जो क्रिटिकल मास है उससे नीचे पार्ट बाय पार्ट कर कर रखते हैं। तो मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर मान लीजिए क्रिटिकल मास है 20 किलो, तो हम उसको रखेंगे 6-7 किलो के 3 हिस्सों में या 9/11 किलो के 2 हिस्सों में अलग अलग। ठीक है, क्योंकि अगर क्रिटिकल मास अचीव हो जाता है न्यूक्लियर वेपन के वॉरहेड में तो क्रिटिकली एक्टिव है, और अगर उस पर हिट होता है तो न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा। ठीक है, अगर क्रिटिकल मास है और उस पर हिट आता है तो इट विल गो इनटू फिजन, मतलब फिजन मतलब वो टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है, तो उससे फिजन रिएक्शन होगा और उससे फिर न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा। फ्यूजन रिएक्टिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है नहीं अभी, थ्योरी वाइज उस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी भी किसी भी देश के पास फ्यूजन बॉम्ब्स नहीं है इन एक्टिव सर्विस। फ्यूजन बॉम्ब्स यूज होते हैं जो हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ और जो आज है, सारे फ्यूजन बॉम्ब्स होते हैं। तो क्रिटिकल मास एक जगह पे एक्यूमुलेट होगा और उसमें फिर एक्सप्लोजन होगा जो कि एक चेन रिएक्शन कॉज करेगा और वो ही न्यूक्लियर बॉम्ब की आखिरी में शेप लेता है, बिकॉज कंसेक्यूटिवली एक्ट करता है, रेडिएशन और एनर्जी रिलीज करता है और उसके बाद एटॉमिक या न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। बेसिक भाषा यही है, बाकी फिजिक्स वाले जो होंगे लोग जो सुन रहे हैं मुझे, उनको ये ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे अटैक हुआ 2 साइड्स पे, तो पाकिस्तान के अंदर एक 4 मैग्नीट्यूड का और एक 5.2 या 5.7 मैग्नीट्यूड के 2 भूकंप नोट हुए हैं। तो जब आप इस पे हिट करते हैं इन साइट्स पर और वहाँ पर ब्लास्ट होते हैं
तो अगर क्रिटिकल मास से नीचे है, क्रिटिकल मास से अगर नीचे है, तो अगर वो उस पर वो ब्लास्ट ऑफ होता है तो मेल्ट डाउन स्टेज आती है उसकी, या बर्न ऑफ स्टेज कह सकते हैं जिसे। तो फिजन स्टेट में नहीं जाता है, वो मेल्ट डाउन या बर्न ऑफ स्टेट में जाता है। तो उसमें भी अच्छा खासा रिएक्शन आता है। वो पूरा का पूरा एरिया, एक पहली बात तो रेडिएशन से भर जाता है, और दूसरा वो बर्न ऑफ या होके उसके नीचे फिर एज अ सेस्मिक एक्टिविटी नोट होती है, मतलब अच्छा खासा अंडरग्राउंड होता है। तो जो दो साइड्स पे अटैक किया है हमने, उसके बाद वहाँ पर पक्के खबर है कि क्या कहते हैं उसे, साइज्मिक एक्टिविटी हुई है, जिससे ये कंफर्म होता है कि इंडिया की स्ट्राइक्स कामयाब रही हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, प्रोमिनेंट खबर और न्यूज़ पोर्टल्स पर ये है कि ऐसा हुआ है, और उसके बाद ही मैं ये बोल रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन में सोचा कि भाई कर दिया। उनका क्रिटिकल मास वाला न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था, तो ये एटॉमिक बम फटने की श्रेणी में नहीं गिना जाता। ये एक बर्न ऑफ इफेक्ट कहते हैं इसे, या मेल्टडाउन इफेक्ट। ठीक है, तो ये ऐसे दो खबर अभी आई हैं। बाकी अगर एयर हमारे जो आर्मी हैं और जो हमारे जीडीएमओज हैं और जो हमारी सरकार वो आगे जाके इसको कंफर्म करती है, तो आपको आगे पता चलेगा। बाकी आपको ट्विटर और इस पे जो अच्छे सोर्सेज हैं वहाँ पे ये खबर मिल सकती है। तो ये रहा है, और इन्हीं अटैक्स की वजह से पाकिस्तान को ये समझ आ गया है कि अगर ये और एस्केलेशन होती है, इसको हमने कैसे रखा है। आपने हमारे पास ऊपर पहलगाम में अटैक किया, हमने उसको रिटेलिएट किया आपके टेररिस्ट अटैक सेंटर 9 जगह जो फर्स्ट डे पे 7 तारीख को हुए थे अटैक करके, आपने उसके रिएक्शन में अटैक किया। तो हमने तो अपना रिटेलिएशन ले लिया था, आपने कहा इसके आगे एस्केलेशन मत करना, और आप नहीं माने, आपने कोशिश करी विद ड्रोन्स मिसाइल, आपका कुछ काम नहीं है। हमने वापस रिटेलिएट किया, आपकी बार एयर बेसिस पे और रेडार साइट्स पे अटैक हुआ, आपके पूरे रेडार साइट्स उड़ गए, आपका एयर डिफेंस सिस्टम ज़ीरो साबित हुआ और उसको भी ख़त्म किया गया। उसके बाद 11 एयरफील्ड्स तबाही हुई आप पाकिस्तानियों की, और एक जगह पर उनका जो मिलिट्री मैस है उसको भी, और उसके एयरपोर्ट का जो रेडार होता है उसको भी टारगेट किया गया। उसके अंदर कौन मरा, कितने उनके एयर फोर्स ऑफिसर्स की हानि हुई और वो क्यों किया गया, ये बात इंटेलिजेंस वालों को हमसे बहुत बेहतर पता होगी। पर कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रहा होगा तभी उस पर अटैक हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान पूरी दुनिया में भागा, किसी ने उसका सपोर्ट नहीं। पाकिस्तान सबके आगे गिड़गिड़ाया। अमेरिका ने कोशिश करी मीडिएशन करने की, पर भारत का अब की बात क्लियर मैसेज है, वी आर नॉट, ये सीज फायर इंडिया ने नहीं बोला है, उन्होंने बोला है वी आर स्टॉपिंग ऑल मिलिट्री एक्शन। अब कल परसों से, पहले सीज फायर जो हुआ वापस खुल गया था, उसके बाद हमने रिटेलिएट किया, फिर हमने रोक दिया कि हम उसके बाद हमने सीज फायर वर्ड यूज़ नहीं किया। जो भी चैनल्स वगैरह सीज फायर वर्ड यूज़ करें गलत है। इंडिया ने बोला है कि हम मिलिट्री एक्शन रोक रहे हैं, एंड वी विल सी एंड अपडेट ऑन, जो कि आज तारीख है 12 मई, कि 12 मई को जो GDMOs हैं, सॉरी DGMOs, डेप्यूटी जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, तीनों सेनाओं के, वो आके आपको ब्रीफ करेंगे और उसके आगे बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हमने सीज फायर नहीं किया, हमने अपनी मिलिट्री एक्शन को विद होल्ड किया है, उस शर्त पे कि अगर पाकिस्तान एक भी गोली चलाएगा तो हम इसको वापस से रिस्टार्ट कर सकते हैं। और न्यू नॉर्मल सी ये साबित इस्टेब्लिश हुई है कि आप कहीं पे भी इंडिया में कोई भी अटैक होता है, या हमारी फोर्सेस पे कहीं पे भी कोई अटैक होता है जिसके रूट्स पाकिस्तान से ट्रेस होते हैं, तो वी विल अटैक पाकिस्तान, इट विल बी मोर डेडलियर देन दिस।
और उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उसके साथ साथ एक्ट ऑफ वॉर की ये सीधी बात बोलने से हमने ये अब की बार इस्टेब्लिश कर दिया है कि हम किसी भी फॉरेन इंटरफेरेंस या फॉरेन मीडिएशन की नीड नहीं रखते हैं। और जो लास्ट चीज़ पाकिस्तान से बात करने के लिए बची है वो ये है कि आप पीओके हमें वापस दें, जो आपने जीबी का एरिया बना लिया है गिलगित बल्तिस्तान का उसको हमें वापस दें, अपनी पॉपुलेशन जो आपने वहाँ पे ज़बरदस्ती बसाई है उसे हटाएं, हमें वो एरिया वापस दें। उसके अलावा हमें कोई बात नहीं करनी है आपसे। दिस इज़ द लास्ट थिंग वी हैव टू टेक इट फ्रॉम यू। हमें उसके अलावा आपसे कोई बात नहीं करनी है। इंडियन वाटर ट्रीटीज हम अगर वापस से रीइनिशिएट होती हैं वो रिस्टार्ट और पुराने उस पर नहीं जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी का जो है वो वापस से शुरू होगा तो रीनेगोशिएशन के बाद ही होगा, और वो रीनेगोशिएशन इंडिया अपनी टर्म्स पर करेगा। पाकिस्तान को बेल्ट पड़ के, पाकिस्तान घुटनों के बजाय अपने हाथ वाथ सब ज़मीन पे पड़े हैं। अब हम उन्हें ये बताएंगे कि तुम्हारे को इतना मिलेगा और इसमें भुगतो। इससे ज़्यादा ड्रामा किया तो बलूचिस्तान अलग, खैबर पख्तूनख्वा अलग, पीओके और इस वाले एरिया को हम लेंगे और वहाँ की जहादी पॉपुलेशन को खदेड़ के उनके वहीं बैठाएंगे। हमें एक भी बंदा नहीं चाहिए, हमें एक भी पाकिस्तानी नहीं चाहिए यहाँ। जो भी पाकिस्तान में शादी करके यहाँ लोग आके परिवार बनाए बैठे हैं इनको वापस वहीं भेजा जाएगा। और अगला नंबर बांग्लादेशियों का है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। हमारी फोर्सेज ने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आज की यानी कि 12 तारीख की जो प्रेस ब्रीफिंग है हमारे DGMOs की तरफ से, उसको अच्छे से सुने, समझें और हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।